नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रियंका 24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार हमें क्या ज़रूरत है, आखिरकार निवेश करना ही क्यों चाहिए। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को एक तरह से जुआ समझते हैं। वो ये बोलते हैं कि यार ये तो जुआ है, यहाँ पे आपने पैसा लगाया और सट्टे के जैसे कारोबार है। ऐसा नहीं है। फाइनेंस लिटरेसी क्यों आवश्यकता है? देखो, आपको जानकर आश्चर्य होगा, काफ़ी दिन पहली बात है कि एक केबीसी में कौन बड़ेगा करोड़पति में एक बिहार का व्यक्ति 5 करोड़ रुपए जीत गया था। लेकिन फाइनेंस लिटरेसी ना होने के कारण वो कुछ ही दिन बाद सब बेच खोच कर सड़क पे आ गया। फाइनेंस लिटरेसी होनी क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है? पहले हम इसे एक बैलेंस शीट के रास्ते समझते हैं। ऐसा समझ लो, हम 3 बैलेंस शीट को बराबर बराबर देखते हैं। एक तो रिच फैमिली की बैलेंस शीट देख लेते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की बैलेंस शीट देख लेते हैं और एक पुअर क्लास फैमिली की बैलेंस शीट देख लेते हैं। अब हम तीनों जो बैलेंस शीट है ना, उनमें मेजर डिफरेंस देखेंगे कि तीनों के तीनों जो बैलेंस शीट है उनमें क्या डिफरेंस है। अगर बात करें रिच क्लास की, तो जो रिच क्लास बैलेंस शीट है ना, या रिच फैमिली की जो बैलेंस शीट है ना, उसमें आप क्या पाओगे कि उनकी जो पैसिव इनकम है ना, वो उनकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा होती है। हमेशा हमेशा उनके पास में एसेट ज़्यादा होते हैं और लायबिलिटी कम होती है। दूसरी बात, वो अपने कमिटमेंट को लेके ऑनेस्ट होते हैं। अपने जो वर्चस्व है, अपना जो प्रतिष्ठा है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जहाँ की आपने देखा होगा, बहुत से लोग कुछ चुनिंदा रुपयों के लिए अपना कमिटमेंट बदल लेते हैं। जहाँ अगर बात करें अच्छी जो रिच क्लास फैमिली है या रिच क्लास कंपनी की जो बैलेंस शीट देखोगे आप, या किसी फैमिली को देखोगे, तो वो क्या है ना कि अपने ब्रांड के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़न नहीं करती। उनके एसेट में आप देखोगे कि उनकी प्रॉपर्टी होगी, या उनके म्यूचुअल फंड होंगे, स्टॉक होंगे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं वो होगा, जहाँ से उनको पैसा आ रहा होगा। हाउस रेंट है जिसके माध्यम से उन्हें पैसा आ रहा होगा। कुछ पैसा वो 10-5 लाख रुपए वैसे ब्याज पे दे देते हैं, 2% 2.5%, वहाँ से उनको ब्याज आ रहा होता है। एफडी की इनकम है, एफडी से पैसा आ रहा होता है। इंटरेस्ट की इनकम होती है। उनके पास में कुछ बिजनेस होते हैं, उन बिजनेस के माध्यम से पैसा आ रहा होता है। कुछ जो रिच क्लास फैमिली हैं, उनकी जो बैलेंस शीट में वो देखते हैं जो स्टार्टअप वगैरह को यूज कर रहा है तो उसमें पैसा लगा देते हैं, तो वहाँ से उनका पैसा आ रहा होता है। मतलब उनके पास में एसेट इतने होते हैं कि वो उनके जो लायबिलिटी है ना, उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं। उनकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा इनकम उनकी पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम वो होती है जनरली जिस इनकम में आपको खुद इन्वॉल्वमेंट रहना पड़े। अगर आपका उस बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप एक्टिव इनकम नहीं कमा रहे, आप पैसिव इनकम कमा रहे हो। जैसे कि सपोज करो, आपने किसी को 1 लाख रुपए ब्याज पे दे दिए। ब्याज का पैसा मर जाता है कि ब्याज पे देने की मैं आपको उत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ, अगर किसी को आपने 1 लाख रुपए ब्याज पे दिए 3% पे, तो अब आप कुछ भी करें तो 3,000 रुपये आपके हर महीने आने हैं। सपोज करो आपने 1 करोड़ रुपया बैंक में रख दिया। अब आप कहीं भी वेकेशन पे जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आपके साल भर के 7 लाख रुपये आने हैं। मतलब आपके 55,000 रुपये महीने के फिक्स हैं जो आपके अकाउंट में डलने हैं। वो क्या है? आपकी पैसिव इनकम है। उनके अगर बात करें रिच क्लास फैमिली की, तो रिच क्लास फैमिली की जो लायबिलिटी में रहती है कार, मकान और मॉर्गेज, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो मकान है वो लोन पर रहेगा, मॉर्गेज का मकान रहता है, ठीक है। और उनकी जो सोच रहती है ना, उनकी सोच रहती है दूरदर्शी। वो आज से 20 साल बाद की सोच के चलते हैं, किसी से कोई संबंध नहीं खराब करते। उनका कहना ये है कि आज हो सकता है इससे हमारी बन नहीं रही, आने वाले 10 साल बाद इससे अच्छे संबंध रहे। और हमेशा जो इंटरेस्ट आ रहा होता है या जो पैसिव इनकम से इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को भी फिर वो क्या करते हैं, एसेट खरीदते हैं और उन्हीं एसेट को री इन्वेस्ट करते हैं। ये होती है एक रिच क्लास फैमिली। अब आ जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली। अगर मिडिल क्लास को देखोगे तो मिडिल क्लास की थोड़ा सा एसेट और लायबिलिटी का जो फ़र्क है ना, वो डिफरेंट है। अगर मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास की तरफ उसकी क्रेडिट कार्ड, वेकेशन और होम रेनोवेशन, होम लोन, कार लोन और तुम्हारा कार रेंट, मकान का रेंट, एजुकेशन लोन, इनके पास में होता बहुत कुछ है लायबिलिटी के रूप में। एसेट के रूप में अगर देखा जाए तो इनके पास में एक घर होता है। ज़्यादातर पैसा जो मिडिल क्लास है वो अपने घर पे ही एक्सपेंड करता है। एफडी होती है, थोड़ा बहुत गोल्ड होता है या सैलरी होती है। इसके अलावा इनके पास में कुछ भी नहीं रहता जिससे ये बोल सकें कि हाँ हमारे पास है। बट इनकी जो इनका एक स्लोगन होता है, उनका ये रहता है कि यार आज तुम तो खर्च कर लो, आज जो जीना है आज जी लो, कल किसने देखा है, कल मर जाएंगे, कल दूसरा दिन। ये ज़्यादातर
क्योंकि मैं भी एक काफ़ी पुअर क्लास से आया था, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकता, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। पैसे को बहुत बारीकी से समझा है, पैसे की अहमियत को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास में लायबिलिटी के रूप में अधिक होती हैं, और जो एसेट हैं, एसेट होते हैं उसके पास में एफडी या तो एक सैलरी। लेकिन उनके जो एक रिच दिखने वाली जो कैटेगरी है, मतलब वो अपने आप को रिच दिखाना चाहते हैं, रियल में वो रिच है नहीं। जैसे मतलब उनकी तनख्वाह 20,000 रुपये, लेकिन ले लेंगे वो 2 लाख रुपए का आईफोन, काय पे, किस्तों पे। वो केवल अपने को रिच फील कराना चाहते हैं, रियल में रिच नहीं है वो। मैंने ऐसे रिच फैमिली को देखा है जो कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी रखते हैं और कई 100 करोड़ उनके अकाउंट में पड़े हैं, बट उसके बाद भी वो एक शर्ट में और एक चड्डी में घूम रहे हैं। और ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो रिच दिखने के लिए, अब मैं एलएमएल वालों को एक्सपोर्ट नहीं करूँगा कि वो अब एक अपने नीचे 3 जोड़ो, वो उसके नीचे 3 जोड़ेगा। मतलब उन्होंने तो कोट पैंट की ऐसी भद पीटी है कि अब लोग बाग कोट पैंट पहनने से भी घबराते हैं। अगर आप कोट पैंट पहन के जा रहे हो तो ऐसा लगने लगता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एलएमएल पैरामिड वाली स्कीम वाला आदमी है कि अपने नीचे 3 आदमी जोड़ो, अपने नीचे 3 आदमी जोड़ो। तो वो क्या, जो आप हो रियल में वही बनो, दिखने की कोशिश मत करो। मतलब आप हो तो रियल में कुछ और, दिखने की कोशिश कर रहे हो कुछ और, वो आपका जो फाइनेंशियली स्थिति है ना उसको डगमगा देती है। बात समझो, जैसे आपने 20,000 रुपये की तनख्वाह है, आपने 2 लाख का क्रेडिट कार्ड से आईफोन ले लिया, वो क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी कैपेसिटी थी 4 किलो की वॉशिंग मशीन लेने की, लेकिन आपने किस्तों पे ले लिया 8 किलो की, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं था। आपको कार एक पुरानी भी काम कर सकती थी, छोटी सी भी, लेकिन आपने क्या किया, एक नई कार ली, वो भी डाउन पेमेंट जमा करके, मतलब एक किस्त उसकी भी बांध दी। इस तरह से आपको लग रहा था कि आपका बच्चा यहाँ भी अच्छी किसी एजुकेशन ले सकता है, लेकिन आपने केवल सोसाइटी में अपना जो रुतबा है उसे मेंटेन करने के लिए एजुकेशन लोन लिया, और एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चे को भेज दिया विदेश, ताकि आपको सोसाइटी में ये बोला जाए कि यार इसका जो लड़का है ना वो विदेश में पढ़ रहा है। बाकी जो पढ़ा रहा है उसकी कंडीशन पूछो, वो कितनी किस्त दे रहा है, कार की अलग किस्त है, मकान की अलग किस्त है, क्रेडिट कार्ड की अलग किस्त है, मोबाइल की अलग किस्त है, होम लोन की अलग किस्त है, रेनोवेशन कराना वो अलग है, रेंट देना वो अलग है। तो हमेशा क्या चीज़ आपको नहीं करनी। मैंने आपको रिच जो फैमिली हैं उनकी बैलेंस शीट बताई। उनकी बैलेंस शीट में अगर एक्सपेंस के रूप में आप देखोगे, मतलब लायबिलिटी के रूप में, तो लायबिलिटी क्या रहती है उनकी, मात्र तुम्हारा मकान जो कि मॉर्गेज रह सकता है, तुम्हारा कार जनरली ज़्यादातर, और उनके पास में जो एसेट रहते हैं वो इतने रहते हैं कि प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, हाउस रेंट है, मकान किराए से चल रहा है, ब्याज पे पैसा आ रहा है, तो एफडी से पैसा आ रहा है, तो इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है, तो कोई बिजनेस से पैसा आ रहा है, कोई स्टार्टअप से पैसा आ रहा है, मतलब डिफरेंट गोल्ड से पैसा आ रहा है, अलग अलग तरीक़े से उनका पैसा आ रहा है। और अगर आप मिडिल क्लास की बैलेंस शीट देखोगे तो डिफरेंट तरीके से पैसा जा रहा है। क्रेडिट कार्ड की किस्त, कार की किस्त, होम लोन की किस्त, मोबाइल की किस्त, हाउस रेंट, बच्चे का एजुकेशन लोन के किस्त, और इसके पास में एसेट के रूप में क्या है मिडिल क्लास के, ये तो मैंने आपको लायबिलिटी गिनवाई। एसेट क्या है उसके पास, ज़्यादा से ज़्यादा एक सैलरी है 20-25 हज़ार रुपये की, और या थोड़ा बहुत एफडी है छोटी मोटी। इनके पास में सबसे बड़ी जो कमी हो जाती है वो होती है इनके पास में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना। ना तो इनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है और ना इनके पास में टर्म इंश्योरेंस है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनके पास में अगर एक बीमारी आ जाए तो उस बीमारी को ये कवर कर लें, नहीं कर पाएंगे। क्या है सबसे मेन बात, इन लोगों को अगर एक बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी में क्या कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकते। एक जो एफडी है वो तोड़ सकते हैं, मकान को मॉर्गेज रख सकते हैं, जो गोल्ड रखा उसे गिरवी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो फाइनेंस लिटरेसी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जो पुअर क्लास है, मतलब जो मिडिल क्लास की लिटरेसी समझी हमने। अब जो पुअर क्लास है मतलब गरीब, उसकी हम लिटरेसी को समझते हैं कि वो कितनी आवश्यक है। देखो उसका तो क्या है कि नो इनकम नो बचत, उसके पास में कोई बचत नहीं है। मैं पुअर क्लास की बात कर रहा हूँ। उसके पास में अगर लायबिलिटी के रूप में बात करोगे तो घर खर्च है जो कि जनरली सबका रहता ही है, एक पौवा पीना है वो शाम को, मतलब रियल सभी लोग ऐसे नहीं है, 100 में से 10-20% लोग हैं ऐसा जो मदिरा पान करते हैं, गंदे व्यसनों में हैं। बाकी और कुछ लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, बेचारे रिक्शा चलाते हैं, चाहे तो अपना मजदूरी पे जाते हैं, बट उनका जो स्लोगन है वो है कि यार है ही नहीं हमारे पास में, तो इनकम माइनस एक्सपेंस नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं बचा। लेकिन रियल इसका नियम क्या है, रियल इसका नियम ये है कि इनकम जो भी उसने कमाया
माइनस सेविंग। आपने अगर 1,000 रुपये रोज़ के कमाए मजदूरी पे, तो आप 200 रुपये पर अकाउंट में डाल दो सेविंग के रूप में। इनकम माइनस सेविंग प्लस एक्सपेंस, ये उनका फार्मूला होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस प्लस सेविंग, मतलब जो बचा उसे सेविंग करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ ऐसी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो, जो हमारे देश में 4 तरह के बिजनेसेस पाए जाते हैं, मतलब 4 तरह का। एक तो है तुम्हारा JSBI। JSBI क्या कहलाता है? JSBI में आता है एक तो जॉब, एक आता है तुम्हारा सेल्फ एम्प्लॉयड, एक आते हैं बिजनेसमैन, और एक होते हैं तुम्हारा इन्वेस्टर। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है? देखो, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक तो जॉब में क्या है, ना व्यक्ति के पास पैसा है और ना व्यक्ति के पास समय है। जितना उसे पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा खर्च हो जाता है, चाहे किसी भी रूप में। अगर वो 15 लाख एनएम का भी पैकेज है वो कमा रहा है ना, तो गवर्नमेंट उसे टैक्स के रूप में ले लेगी, चाहे तो किसी न किसी रूप में उससे पैसे ले लेगी, पहली बात। दूसरी बात होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड की क्या सिचुएशन है? सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाते हैं लॉयर, वकील, डॉक्टर, या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करके बैठे, मतलब उसे बिजनेस नहीं कह सकते, जिसमें आपका रहना बहुत ज़रूरी है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास में पैसा तो है पर समय नहीं है, क्योंकि जिस समय जो वेकेशन का समय होता है, जिस समय जो फेस्टिवल का समय होता है, उस समय जो लॉयर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, या जो अपना खुद का कोई स्टार्टअप करके बैठे होते हैं, उनका ना सबसे ज़्यादा समय होता है बिजी वाला। तो उनके पास में समय नहीं है, पैसा है। जॉब वाले के पास ना पैसा है ना समय है, वो तो जितना कमा रहा है उतना खा रहा है, नीलबेटे सन्नाटा। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लॉयर है, छोटी मोटी किराना दुकान करके बैठे हैं, या कोई बिजनेस करके बैठे हैं, मोबाइल शॉप करके बैठे हैं, डॉक्टर हैं या लॉयर हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके पास में पैसा है बट समय नहीं है, क्योंकि जिस समय उनको काफ़ी व्यस्तता रहती है। अब तीसरा आता है बी का मतलब होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पास में समय भी है और पैसा भी है, बट इसको कोई कर नहीं पाता। मतलब अगर 100 में से 2 व्यक्ति इसमें सक्सेस होते हैं, 98 व्यक्ति ख़त्म हो जाते हैं। अब चौथा आता है आई का मतलब इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पास में समय भी है, पैसा भी है, हर जगह जाने की एक अपनी चाहत भी है, जहाँ जाए जो जा सकता है, बट इसके लिए करना पड़ता है निवेश कोई करना नहीं चाहता। ना कोई SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहता है, ना कोई किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। मतलब अगर आप किसी को स्टॉक मार्केट में बोल दो कि यार निवेश कर दे, या आप कोई SIP कर दे, या कोई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपने बच्चों के नाम से डाल दे, तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये न जाने क्यों मेरे को मतलब फंसाने की कोशिश कर रहा है। बस ऐसा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी भारत के अंदर जो फाइनेंस लिटरेसी है ना, जो पैसे की समझ है ना, वो 35% है। 100 में से 35 व्यक्ति हैं जिन लोगों को पैसे की रियल समझ है। नहीं तो जो 65 व्यक्ति हैं उन्हें पैसे की कोई भी समझ नहीं है। अभी भी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है 35% है, और जो हमारी जो शिक्षा का एजुकेशन का स्तर है वो 80% प्लस कर चुका है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं अब पर डे इसी से रिलेटेड इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो लाता रहूँगा। अगर आपको शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट ये समझ बहुत ज़रूरी है रखना आपको कि फाइनेंस को लेकर के आपकी कितनी समझ है और आप उसको क्या समझते हैं, फाइनेंस लिटरेसी आपके अंदर कितनी है। धन्यवाद, थैंक यू।